बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं करेंगे। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ और किसानों को बारदाना के हसूल में मुश्किलात पर आला सतह के हंगामी इजलास की सदारत की। बारदाने के हसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों के माशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी की मौका पर जाकर खुद निगरानी करें। किसानों के फायदे के लिए वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है। वजीर आजम ने किसानों की सहूलत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी, जो 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करेगी। और गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम दूसरी कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले रोज 2 साबिक सेक्रेटरीज के बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं। वज़ीर आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटरी काबीना का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का 6 घंटे तवील इजलास, गंदम दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल और पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा। वज़ीर आज़म की जानिब से कायम की गई कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में हुआ। इजलास में निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ ने कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म से इंक्वायरी कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने निगरान दौर में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया और पीर तक हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत की। और नाज़िम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2700 अरब रुपए की महसूलात रिकवरी के लिए कानून बन चुका है। अगर कोई गलती हुई है तो इसे ठीक किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल मेंबरान में अच्छे लोग हैं तो उनको इज्जत देंगे, वरना घर भेज देंगे। जजा और सजा के अमल से कौमें बनती हैं। उन्होंने लाहौर में FBR अफसरान के एहसास में दी गई तकरीब से खिताब के दौरान मजीद कहा। आपको दिखाते हैं। 2700 अरब रुपए, 2.7 ट्रिलियन रुपए के जो क्लेम्स हैं, जो अंडर लिटिगेशन है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह लॉ बन चुका है। जो ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं, या क्या कहते हैं, जजेस कहते हैं, मेंबर्स, उनमें अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनको हम इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदर्स विल हैव टू गो होम। FBR में और इसी तरह दर्जा बदर्जा दूसरे जो महकमे हैं वफाक के, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है या दूसरे इदारे हैं, वहाँ पर मेरिट को बुनियाद बनाते हुए एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं और फिर इदारे की जो अपनी जो पेयर इनपुट है, उसको सामने रखते हुए हम जो सफ़ेद को काले से अलग करेंगे। और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने के हवाले से अभी तक कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च का आगाज़ कराची से हो गया। 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। उन्होंने ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि बानी PTI के रिहाई के 2 पहलू हैं। कानूनी पहलू पर बात नहीं करेंगे। सियासी पहलू ये है कि अगर मद्दे मुकाबिल ही जेल में हो तो उसके खिलाफ तकरीरें करने का क्या फ़ायदा। अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ तो सामने नहीं है। रात को भी कराची में परसों मिलियन मार्च था और 9 मई को फिर पेशावर में मिलियन मार्च होगा और आगे ऐलानात होते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके 2 पहलू हैं। एक उसका कानूनी पहलू है, वो तो अदालतें जाने और उनके मुकदमात और उनके वकला जाने। एक उसका सियासी पहलू है। तो मैं तो इलेक्शन से पहले भी कहता रहा कि मज़ा नहीं आ रहा कि मद्दे मुकाबल जेल में हो और हम आज़ाद जो है उन पर तनकीद कर रहे हों। तो अब तो सूरत हाल हम समझते हैं कि जो मुलाकातें आज तक हुई है उनकी वफूद के साथ, तो बामकसद मुज़ाकरात का माहौल अगर बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में 4 इदारों की जानिब से जज पर एतराज़ की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया है। DGIB, DG FIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
پی اے ایف آئی اے آئی بی پیمرا کی جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج. آئی بی ایف آئی اے کے ڈی جیز چیئرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت کے نوٹسز. تینوں اداروں پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. آڈیو لیکس کیس میں جج پر اعتراض کا 40 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فیصلے میں لکھا کہ مطمئن کریں کیوں نہ تینوں اداروں کے سربراہان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. حکم دیا کہ جرمانہ اتھارٹی دینے والے اپنی جیب سے ادا کرے گا. فیصلے میں قرار دیا کہ کیس سننے سے اعتراض کی درخواستیں بدنیتی پر مبنی ہیں. ایف آئی اے آئی بی پیمرا پی ٹی اے نے اکٹھے ایک اسکیم کے تحت درخواستیں دائر کی. چاروں اداروں نے اپنی درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی. فیصلے میں لکھا گیا کہ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت فریقین کو مکمل موقع دے رہی ہے. اس دوران عدالت کے سامنے آیا کہ وفاقی حکومت شہریوں کو بنیادی آئینی حقوق دینے میں نااہل ہے. آگے بڑھتے کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اور پاکستانی مارشل آرٹس چیمپئن شاہ زیب رند کی ملاقات. سپہ سالار نے کھیلوں کے میدان میں دونوں کھلاڑیوں کی قابلیت کو سراہا. اس رپورٹ میں دیکھیے. آرمی چیف سے باکسر عامر خان اور مارشل آرٹس چیمپئن شاہ زیب رند کی ملاقات. سپہ سالار کا دونوں کھلاڑیوں کی قابلیت پر اعتماد کا اظہار. باکسر عامر خان کو ایک دن کے لیے اعزازی کیپٹن کے رینکس بھی لگائے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے دونوں کھلاڑیوں کی ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی. آرمی چیف نے دونوں کھلاڑیوں کی شاندار صلاحیتوں پر انہیں بھرپور داد دی. باکسر عامر خان کو ایک پروقار تقریب میں اعزازی کیپٹن کے رینکس لگائے گئے. باکسر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی یونیفارم پہن کر اور رینکس لگا کر وہی خوشی محسوس کر رہا ہوں جیسی خوشی عالمی چیمپئن بننے پر ہوئی تھی. عزت افزائی کرنے پر پاک فوج کا شکر گزار ہوں. اور ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی صادق خان کو لندن کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد. مسلسل تیسری بار لندن کا میئر بننے پر صادق خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. محنتی برطانوی پاکستانی کے قابل فخر فرزند نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا. شہباز شریف تیسری بار لندن کا میئر منتخب ہونا صادق خان کی قابلیت اور عوامی خدمت کا ثبوت ہے. مستقبل میں صادق خان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کا وفد آج پہنچے گا. سعودی وفد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر پاکستان آ رہا ہے. ذرائع کے مطابق 40 سے 50 افراد پر مشتمل سعودی وفد پاکستان میں 2 روز قیام کرے گا. سعودی وفد میں پاکستان سرمایہ کاری کا جائزہ لے گا. دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں تجارتی وفود کا تبادلہ ہوگا. سعودی تجارتی وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیز کے نمائندے بھی شامل ہیں. وفد کا تعلق ٹیکنالوجی، توانائی، ہوابازی، تعمیرات، مائننگ اور ہیومن ریسورسز سے ہوگا. پی آئی اے اور بھاشا ڈیم، آئی ٹی، توانائی، خوراک، کیمیکل، گوشت، کان کنی کے متعلق معاہدے طے ہوں گے. زراعت، صنعت و تجارت وغیرہ کے مشترکہ منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کے معاہدے طے پائیں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کا وفد آج پہنچے گا اور سعودی وفد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر پاکستان آ رہا ہے. یہ وفد 2 روز میں پاکستان میں قیام کرے گا اور 40 سے 50 افراد پر مشتمل یہ وفد ہوگا جو کہ پاکستان میں 2 روز تک قیام کرے گا. سعودی وفد میں پاکستان سرمایہ کاری کا جائزہ لیا جائے گا اور سعودی وفد پاکستان میں سرمایہ کاری کے متوقع مواقع پر مذاکرات بھی کرے گا. سعودی وفد واپس جا کر سعودی فرما روا محمد بن سلمان کو دورے اور سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ بھی دے گا. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وفد کے دورے پاکستان کے انتظامات کے لیے 16 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے. دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں تجارتی وفود کا تبادلہ خیال ہوگا. آپ کو بتائیں کہ سعودی تجارتی وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیز کے نمائندے بھی شامل ہیں. اور ناظرین، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. ترجمان کے مطابق تجارت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اسحاق ڈار نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں تعاون اور تجربے کے تبادلے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار بھی ظاہر کیا ہے. اسحاق ڈار نے مقبوضہ کشمیر پر آذربائیجان کے مقبوضہ اور اصولی موقف کی تعریف بھی کی ہے. اور ناظرین، آگے بڑھتے کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا. شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। ठेले लगाने वालों का कहना है कि वो आखिर कहां जाकर कारोबार करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान रुताबा उरूस, इबादुल्लाह, एहसन चांडियो, मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कराची के तारिक रोड की सूरत हाल क्या है, जहां पर रुताबा उरूस मौजूद है। रुताबा, बताइएगा, तारिक रोड में भी तजावुज़ात की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह, तजावुज़ात खत्म क्यों नहीं हो रही यहाँ? जी बिल्कुल, कराची में तजावुज़ात जो हैं वो सड़कों पर, मार्केट्स में इसी तरह बरकरार हैं। इस वक्त मैं कराची की मार्केट तारिक रोड में मौजूद हूँ। खासी मसरूफ़ मार्केट है, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती है। ख़वातीन यहाँ पर खासी तादाद में शॉपिंग के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पर इन तजावुज़ात की वजह से शहरियों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। यहाँ तो पार्किंग तो नामुमकिन है, पैदल चलना भी अजाब है, पार्किंग भी अजाब है। सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सभी ज़िम्मेदार हैं, सबको अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और सबके लिए एक दूसरे के लिए बेहतर तरीके से चलना चाहिए। इनका कहना था कि यहाँ पर तजावुज़ात की वजह से न सिर्फ पैदल चलने वालों को बल्कि पार्किंग के लिए भी जो है वो खासी मुश्किलात हैं। ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इस वजह से शहरियों का यही कहना है कि शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएँ ताकि सूरत हाल में यहाँ कुछ बेहतरी आ सके। जी सही, रुताबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ऐसा आप बताइएगा कि सदर का इलाका शहर का बड़ा मसरूफ़ और मरकज़ कहलाने वाला इलाका है और इदाती अहकामात के बावजूद यहाँ पर भी तजावुज़ात के खात्मे के लिए कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि जो पाकिस्तान भर में तजावुज़ात हैं उनका ख़ात्मा बिल्कुल किया जाए। कराची भर में भी अगर इसी तरह देखा जाए तो जगह जगह जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में। सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे हर जगह तजावुज़ात हैं। जो दुकानों के बाहर की जो जगह है फुटपाथ चलने की, वहाँ पे भी तजावुज़ात हैं और जो मेन सड़क की बात की जाए तो मेन सड़क पे भी तजावुज़ात की भरमार है। अभी तक फ़िलहाल जो देखने में आ रहा है, आज के दिन तक तो तजावुज़ात का ख़ात्मा नहीं किया जा सका है। जो शहरी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी कोई इस पे अमल दरामद कराते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमें ट्रैफिक पुलिस की भी बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी कोई खातिर ख्वाह इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रही, नहीं दिखाई नहीं दे रही कि इन तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए या ट्रैफिक की बहाली के लिए कोई काम किया जाए। तो अभी तक अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा सका है। जी सही, ऐसा हमारे साथ ही रहिएगा। इबाद, आप बताइएगा कि कराची में तजावुज़ात से शहरियों को तो परेशानी का सामना करना पड़ता ही है, वो रिपोर्ट भी होती है, लेकिन कारोबार की जगह ना मिलने से ठेले और पथारे वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, शहर कायद में लगने वाले ठेलों, पतारों और स्टॉल की वजह से शहरियों को तो बड़ी परेशानी होती है। ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ता है। इंतज़ामिया तजावुज़ात के नाम से इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती है, लेकिन इनको कोई मुनासिब जगह देने वाला कोई भी नहीं होता है। 25 साल हो गए बैठे हुए इन पथारों पे, मगर हमारे पास इतने कोई वसाइल नहीं है जो हम कहीं दूसरा कारोबार कर सकें। मगर ये लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है, हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जो हमें हमारा घर का गुजारा कर सकें। हम लोग जो हज़ारों की तादाद से रोड पे बैठे हुए हैं, ये भी मजबूरी के तहत ही बैठे हुए हैं। लाज़मी बात है, नौकरियां नहीं मिलती हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंटर करे हुए हैं, 14 क्लासें पढ़े हुए हैं, 16 क्लासें पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने पतारे डाले हुए हैं रोड के ऊपर। इनका यही मुतालबा है कि उनको कोई मुनासिब ऐसी जगह दी जाए ताकि यहाँ से निकल कर वो वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जो अपना काम कर सकें, अपनी जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो कर सकें ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सकें। बिल्कुल, इबाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से अदालती अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, शहरी इंतज़ामिया की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, इस बारे में हम जानेंगे मोहम्मद अली हफीज़ से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर कराची के साथ। हफीज़, बताइएगा क्या कहना है कमिश्नर कराची का इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, मुल्क के माशी हब कराची का एक बड़ा मसला है तजावुज़ात। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है हिदायत की थी कराची इंतज़ामिया को, कमिश्नर कराची को, मेयर कराची को कि फ़ौरी तौर पर तजावुज़ के खात्मे के लिए जो है ग्रैंड ऑपरेशन कराची में किया जाए। इस वक्त जो है क्या सूरत हाल है, कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। ये ऑपरेशन अभी अपने इनिशियल फेजेस में है और अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं ऑपरेशन शुरू हुए हुए। इसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है और उसमें सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जिसमें ठेले, पथारे
उनको रेगुलेट किया गया है। मकसद उनको अभी तो ये सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन इट विल एक्सपेंड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची थे, ये बता रहे थे तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव है, जो अहकामात है उसके ऐन मुताबिक किए जा रहे हैं। इनका कहना है पूरी कोशिश है कि शहर से तजावुज़ का खात्मा किया जाए। जी सही, कमिश्नर साहब का कहना है कि ऑपरेशन अभी इनिशियल फेजेस में है। रुताबा, इबाद, एहसन, अली हफीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे, आप तमाम का शुक्रिया।